लंबे इंतजार के बाद जेजू आइलैंड का रेड भी आखिरकार आ गया है। जिम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कोरियन और जापानीज की 4-4 की टीम बन चुकी थी। अब फाइनली मैच होने वाला होता है। जिन्वू ने जल्दी से देखा कि गोटो तो लड़ ही नहीं रहा था, बस सब कुछ देख रहा था। तभी डोंगवुक ने बीस्ट मोड ऑन कर दिया और मुकाबले तुरंत शुरू हो गए और चारों एक एक ओपोनेंट चुनकर उनसे लड़ने लगते हैं। बेक ने कुमामोटो के खिलाफ लड़ाई की, जबकि लिम और होशी दोनों की लड़ाई हो रही थी, जिसमें लिम दूर रहने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अटैक्स लॉन्ग रेंज होते हैं। बाकी सब फाइट में कूद पड़े। ये अरेना टॉप टियर मैजिक जेम्स से बनाया गया है। कोई मामूली हंटर तो इसे खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। फिर भी ये लोग इसमें तबाही मचा रहे थे। इधर बेक भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन उसका ओपोनेंट कुमामोटो उससे लड़ने की बजाय खुद उसके हमले से बचता रहता है। कुमामोटो असल में नर्वस हो गया था। बेक समझ जाता है कि गोतो कुमामोटो को टेस्ट करना चाहता है कि वो इस मिशन के लिए रेडी है या नहीं। ये सोचकर बेक अपने बीस्ट वाले रूप में आ जाता है और हमला कर देता है। जापानी हंटर जानते थे कि बैक सबसे बड़ा खतरा है और अगर वह करीब आया तो वो सिर्फ उनकी कलाइयां नहीं पकड़ने वाला, बल्कि उसे भी तोड़ देगा। कुमामोटो पहले से ही नर्वस था, लेकिन जब बैक ने ट्रांसफॉर्म किया तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। टना का हंटर माँ को हरा देता है और होशिनो भी लिम को हरा देता है। बेक कुमामोटो के पीछे पड़ा हुआ था, तभी होशिनो और टना का दोनों उससे लड़ने आ जाते हैं। इधर चाहिन कानाहे से लड़ रही है। कानाहे चाहिन के कि किसी भी मुंह को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रही होती है। कानाहे भी कहने लगती है कि ये वही लड़की है जिसका निकनेम डांसर है। इसे लड़ने के बाद अब मुझे पता चला है कि आखिर इसे ये नाम क्यों दिया गया है। चाहिन अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद चाहिन बेक की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कुमामोटो चाहिन के पीठ के पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहिन अपने इंस्टिंक्ट्स की उनकी मदद से उस पर मुक्कों के बरसात कर देती है। इतने मुक्क के खाने की वजह से कुमामोटो की हालत थोड़ी सी बुरी हो जाती है। कुमामोटो का खून निकलते देख उसकी टीममेट घबराने लगती है। अब कुमामोटो का बरसरकर मोड एक्टिवेट हो जाता है, मतलब वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई उसे पूरी तरह हरा नहीं देता। और गोतो को इसकी एकदम परवाह नहीं थी। कुमामोटो इतनी तेजी से हमला कर रहा है कि चाहिन को उसके सामने टिकना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद वो जमीन पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसे चारों तरफ धुआं हो जाता है। वो धुएं का इस्तेमाल अपने मूवमेंट्स को छुपाने और हमला करने के लिए करता है, लेकिन जिन्वू अचानक सामने आ गया। उसने उसके हमले को बिना किसी मेहनत के रोक दिया और उसे कहा कि ये एक फ्रेंडली मैच है, पर तुम्हारे हमले से किसी को चोट लग सकती है। कुमामोटो गुस्से में था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जिन्वू उसे पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। गोतो ये देखकर आश्चर्यचकित थे। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि जिन्वू एक मैजिक टाइप हंटर है। और गोतो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या ये सच में एक मैजिक टाइप हंटर है। अब इसका पता मुझे खुद ही लगाना होगा। दूसरी तरफ जिन्वू ने चाहिन की तरफ देखा और कहा कि हमें अब हार मान लेना चाहिए, क्योंकि बैक पहले से ही हार चुके हैं। बेक मन में यह सोचते हैं कि अगर वो पूरी तरह से भी ट्रांसफॉर्म हो जाता तब भी वो उसको हरा नहीं पाता। लेकिन अब हालात और भी रोचक हो जाता है जब गोतो का असिस्टेंट आती है और जिन्वू को गोतो से लड़ने के लिए चैलेंज करती है। जिन्वू मन में सोचता है कि उसे डीमन कैसल में जो पावर मिली है उसे टेस्ट करने का यह अच्छा मौका है और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। पर एक शर्त थी कि गोतो को अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा और गोतो को जिन्वू के चेहरे पर वो मुस्कान पसंद नहीं आ रही थी। गोतो ये देख के छिड़ जाता है। ये लड़का बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और सभी हंटर्स हैरान थे। आखिर कौन एशिया के दूसरे सबसे मजबूत हंटर को ऐसे चुनौती देता है। चाहिन जानती है कि जिन्वू एक रैंक डंजियन बॉस को अकेले ही हरा सकता है, लेकिन क्या वो गोतो को हरा पाएगा। जिन्वू ने थोड़ी स्ट्रेचिंग की और तैयार हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गोटो ने उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन जिन्वू इस अटैक से बच जाता है। जिन्वू की स्पीड को देखकर गोटो को समझ आ गया कि ये आसान नहीं होने वाला। जिन्वू को ऐसा लगा कि गोटो किसी भी हंटर से ज्यादा मजबूत है, लेकिन इतनी ताकत का क्या फायदा अगर तुम एक भी हमला नहीं कर पा रहे हो। गोटो ने उस पल से ही अपने हमले की स्पीड बढ़ा दी। जिन्वू मन में सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है, पर फिर भी मैं इसे आसानी से डॉज कर पा रहा हूँ, जिस वजह से वो स्माइल करता है। लेकिन जिन्वू को स्माइल करता देखकर गोटो काफी ज्यादा भड़क जाता है। गोटो को लगा कि जिन्वू बस उसके साथ खेल रहा है और उसकी ताकत को परख रहा है। गोटो को ये समझ में आया कि अगर उसने पूरा जोर नहीं लगाया तो वो वाकई में इस बच्चे से हार सकता है, इसलिए उसने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया। फिर पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, जिससे जिन्वू के गाल पर खरोच लग जाती है और वह गोटो का हाथ पकड़ लेता है। अगर वो उसकी कलाई पकड़ता तो लड़ाई यहीं खत्म हो जाती और जिन्वू भी इतनी आसानी से मैच को खत्म नहीं करना चाहता। दोनों ही अब एक दूसरे से लड़ने के लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं, जिससे इनका ऑरा रिलीज होने लग जाता है, जिससे पूरा एरिना कांपने गया। लोगों को लगा कि अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो पूरा जगह मलबे में बदल जाएगा। दोनों अब फुल पावर से हमला करने वाले थे, लेकिन तभी उनके बीच एक आइस की दीवार आ जाती है और जिन्वू और गोतो को बाकी हंटर पीछे से आकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये लड़ाई यहीं पर खत्म करो, वरना किसी को ज्यादा चोट लग सकती है। और ये मैच यहीं पर एंड कर दिया जाता है। हंटर मामे जिन्वू की तारीफ करता है कि गोतो से लड़ने के बाद भी उसे सिर्फ खरोच ही आई है। जिन्वू मन में सोचता है कि अब उसे इन सब की ताकत का पता चल गया है और उसने इन सभी की शैडो में अपने शैडो सोल्जर्स को भी छुपा दिया था, जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। गोतो और उसकी टीम अब यहाँ से चली जाती है और जिन्वू
जिन्वू चेयरमैन गो से जाकर कहता है कि वो जेजू रेड मिशन में हिस्सा नहीं ले सकता। दूसरी तरफ गोतो अपने वाइस गिल्ड मास्टर रिजी को बताता है कि उनके बीच एक कमाल का हंटर है जिसका नाम जिन्वू है। लेकिन रयूजी देखता है कि जिन्वू का नाम तो मिशन वाली हंटर लिस्ट में है ही नहीं। इधर चाहिन को भी ये खबर मिलती है कि जिन्वू उनके साथ रेड मिशन में नहीं आ रहा। चोई कहता है कि उसकी कोई वजह होगी, लेकिन फिर भी उनके पास टोटल 15 एस रैंक हंटर्स हैं, तो इस बार उन्हें यह मिशन जरूर पूरा करना होगा। उसी रात जिन्वू घर वापस आता है और देखता है कि उसकी माँ ने डिनर बनाया। उसकी माँ 4 साल के बाद जागी थी। अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था और इसी वजह से वो रेड में शामिल नहीं हो सका। इस बीच जेजो द्वीप पर चींटी की सेना भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ी थी। रानी उन पर नजर रख रही है और कह रही है कि उन्हें माइग्रेट करना होगा क्योंकि उन्होंने सब कुछ खा लिया है। उन्हें एक पावरफुल सोल्जर की जरूरत है जो उन्हें बाहर लेकर जाए। तभी हम एक बड़े से अंडे को देखते हैं जिसमें से एक एंट बाहर निकलता है, लेकिन बाहर आते ही इसकी स्किन ब्लैक हो जाती है। ये बिल्कुल इंसानों की तरह खड़ा हो जाता है, यानी कि यह एंट इवॉल्व होकर और भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। वो अंडे से बाहर आते हैं, जोर से चिल्लाता है जिससे आइलैंड पर पावरफुल एनर्जी बीम निकलती है। न्यूज में बताया जाता है कि जेजू आइलैंड की एंट समय के साथ इवॉल्व हो रही है। तीसरे मिशन के दौरान तो वो जमीन पर रेंग रही थी और अब तो वो उड़ना सीख गई है और दिखने में धीरे धीरे इंसानों की तरह बनती जा रही है। इन्हें खत्म करने का मिशन आज शुरू होगा। इधर सोंगी जिन्हों से कहती है कि वो भी सेंट्री टीम को ज्वाइन कर रही है। सेंट्री टीम में देश के सभी छोटे मोटे हंटर्स हिस्सा ले सकते हैं। ये टीम समुद्र किनारे खड़ी रहेगी ताकि मिशन के दौरान अगर कोई एंट उड़कर शहर की तरफ आती है तो यह लोग उन्हें मार सके, और इसमें जुन ही भी शामिल होती है। मास्टर गो ने सिग्नल दिया और चौथा जेजू आइलैंड रेड शुरू हो गया। ढेर सारी बैटल शिप्स आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेती है। बेक की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि मिन मोंगोटो आखिरकार इस रेड में शामिल हो रहा है। अब उनके साथ एक एस रैंक का हीलर है। मीनवाइल गोतो की टीम पहले ही आइलैंड सेंटर पहुंच चुकी थी। उसने सबको पोजीशन लेने का आदेश दिया। एक एस रैंक का हंटर कोरियाई टीम के साथ भेजा गया ताकि पूरे रेड का लाइव स्ट्रीम हो सके। लोगों ने सोचा कि ये तो मौत की सजा है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैंने इससे भी खराब जगहों पर शूटिंग की है। अटैक स्क्वाड तैयार थी। मास्टर गो ने सिग्नल दिया। जेजू आइलैंड रेस शुरू हो गया। जापानी हंटर्स ने सारे एंट सैनिकों को बाहर निकालने के लिए बहुत सारा माना का इस्तेमाल किया, लेकिन उड़ने वाले एंट सीधे हेलीकॉप्टर की तरफ आ रहे थे। तब चोई ने कहा, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। उन्होंने कैप खोली और आग भरे तीर बरसाने लगे जो एंट्स को हवा में ही उड़ा रहे थे। लेकिन कुछ एंट्स फायरवर्क्स से बच गए तो उन्होंने एक फायरबॉल लॉन्च करना पड़ा। काम खत्म करने के लिए चोई आज बहुत उत्साहित था। आखिरकार वो दिन आ गया था जब वो उन चींटियों को खत्म कर देंगे। जापानी हंटर्स को एंट मॉन्स्टर को 1 घंटे तक रोकना था, मतलब उनके पास बिल्कुल उतना ही समय था रानी को खत्म करने के लिए। जापान की नौसेना ने चींटियों को रानी के आदेश बाधित करने के लिए एक खास इंटरफेरेंस वेव का इस्तेमाल किया। चोई ने एक बड़े फायर वेव से घोंसले का दरवाजा बंद कर दिया ताकि क्वीन भाग न पाए, लेकिन नेस्ट के अंदर कई सारी टनल्स थी। पता नहीं क्वीन किसमें होगी और इनके पास हर टनल चेक करने का टाइम नहीं। तो चोई अपनी फायर बॉल्स को सभी टनल्स में भेजता है और जो टनल सबसे गहरी थी क्वीन जरूर उसी के अंदर होगी। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मिशन पर सभी टॉप के एस रैंक हंटर गए हैं तो उम्मीद है कि वो सभी मिशन को इजीली कंप्लीट कर लेंगे। वहीं जेजू आइलैंड पर हंटर को शक होने लगा कि क्या रानी वाकई अंदर है, लेकिन फिर चॉय ने उन्हें एक कमरे में ले जाया जो अंडों से भरा हुआ था। एक बहुत बड़े अंडा जो बीच में था, मतलब रानी नजदीक ही होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम जापान के हंटर्स को भी देखते हैं जो कि काफी सारे एंट्स को मारने के बाद कुछ बातें कर रहे होते हैं और तभी अचानक से कोई इस लड़की की गर्दन को उड़ा ले जाता है और यह सब कुछ इतनी स्पीड से होता है कि किसी को पता तक नहीं चलता कि यह सब कब हुआ। और ये नजारा देखकर इन दोनों हंटर्स की तो काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन जल्दी चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब से ही हमें पता चलता है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है या नहीं।